अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। नवाज शरीफ की वापसी का मामला, हुकूमत और नून लीग एक बार फिर आमने सामने है। नवाज शरीफ की रिपोर्ट जाली थी, शेख रशीद का दावा। नवाज शरीफ ने फैक्ट्री का दौरा किया लेकिन पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस कितना मजबूत है। हुकूमत के शफाफ एहतसाब और के दावे और वादे क्या हुए। महंगाई में इजाफा होता जा रहा है लेकिन हुकूमत की क्या हिकमत अमली है। दूसरी तरफ सिंध की जब हम बात करते हैं, सिंध तरमीमी बिल के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि MQM 2017 में सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंध हुकूमत पाबंद है मकामी हुकूमतों के हवाले से और ख़ास तौर पे जो बलदियाती इदारे हैं उनको बाइख्तियार बनाना है। मेयर जो है वो उसके पास इख्तियारात होने चाहिए। इस पर जश्न भी बनाया जा रहा है और MQ पाकिस्तान ये कह रही है कि जश्न से बढ़कर ये शुक्र अदा करने का मुकाम है। लेकिन अब जिस तरह कराची के स्टेक होल्डर्स सरापा एहतजाज थे, हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल पर रिव्यू कर रही है और CM सिंध ये कह रहे हैं कि हम असम्बली में लेके आएंगे, डिबेट करेंगे इस पर। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वादा पूरा करती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ज़मीन पार्टी आज भी सरापा एहतजाज है और अब जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो थोड़ी ही देर में CM सिंध ने भी दौरा करना है और मुलाकात होगी PSP के साथ। अब उनके साथ क्या मुतालबात होते हैं, क्या गुफ्तगू होती है। CM सिंध की जमात इस्लामी के साथ पहले मुज़ाकरात हो चुके हैं और कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके मुतालबात क्या हैं और क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल पर रिव्यू करेगी और कराची के मेयर को बाइख्तियार बनाएगी। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। फुरकान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद है जनाब सदीकुल फ़ारूक साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। सदीकुल फ़ारूक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। राशिद खिलजी साहब सीनियर रहनुमा MPA हैं MQ पाकिस्तान से। राशिद भाई आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब हैं, MNA हैं PPP से। नवाबज़ादा साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। थैंक यू जी। गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहूँगा सदीकुल फ़ारूक साहब आपसे करें, चूँकि मुस्लिम लीग नून की जब बात आती है, नवाज शरीफ की वापसी का मामला है और शेख रशीद साहब जो कि आपके पुराने कुलीग भी हैं, बहुत अच्छे से आप जानते भी उनको, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट ही जाली है और नवाज शरीफ ने धोखा दिया हमें और अब वो वतन वापस भी नहीं आ रहे, लेकिन हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा उनको वतन वापस लाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़फ़ीर साहब। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से सुबह पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा एक दिन छोड़ के एक दिन यानी अल्टरनेट डेज पर उनकी सेहत के बारे में बुलेटिन जारी करती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नवाज शरीफ साहब इमरान खान के कैदी थे, नैब के कैदी थे। फिर उन्होंने ही कहा कि जी अब इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। फिर काबीना ने मंजूरी दी और असद उमर ने कहा कि ये नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के वाहिद जिम्मेदार इमरान खान। उसके बाद बात आई कि जी वो कहते थे 7 अरब का इल्ज़ाम है तो 7 अरब की गारंटी दें या पैसे जमा कराएं जी। उस पे अदालत ने कहा कि नहीं, ये इजाज़त दे दी जा सकते हैं एक 50 रुपए के स्टाम्प पे। और साथ शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि 6 हफ्ते के लिए वो जा रहे हैं और वो आ जाएंगे और अगर ना आए तो जब उनके डॉक्टर इजाज़त देंगे ठीक, मैं उन्हें वापस ले आऊँगा। डॉक्टर शाल जो अमेरिका में हैं वो 2004 से नवाज शरीफ साहब के मालिज। मुझे अफसोस होता है शेख रशीद और फवाद चौधरी ये क्या बातें कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक एज है और शायद ये मैं अब इन्हें ये अगर कहूँ कि ये बिल्कुल जाहिल है तो आप कहेंगे गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, लेकिन इन्हें अता पता कुछ नहीं है। आजकल यहाँ बैठ के वो जो बनती हैं एक्सरेज और दूसरी तमाम चीज़ें वो यहाँ से भेज के व्हाट्सएप पे इलेक्ट्रॉनिक
मीडियम के जरिए सही। आप अमेरिका भेजें, रूस भेजें और वहां से डॉक्टर्स अपनी राय दे देते हैं और उसके बाद उसी बुनियाद पर एडमिशन भी हो जाता है कि हाँ इनको हम यहाँ इनकी सर्जरी होगी, ये होगा, वो डॉक्टर राय दे देते हैं। ठीक। और डॉक्टर शाल वो डॉक्टर है कि जिसकी कम अज कम, मैं दिल के मामले में महारत को 30 साल से तो मैं सुन रहा हूं और अमेरिका के 2-4 बेहतरीन डॉक्टरों में से एक है। ठीक अच्छा, है। दूसरी बात यह है कि ये मामला अदालत में है, सही। अदालत में रिपोर्ट जमा कराई गई है। ये पर अपना शेख रशीद को किस दिन किसी ने चीफ जस्टिस लगाया था, या फवाद चौधरी को, जिसके बारे में हामिद खान ने अपनी किताब के सफ़ा 451 में इनका कच्चा चट्ठा बताया हुआ है कि ये कौन थे, जबकि इनके चचा जज चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के। इनका सारा कच्चा चट्ठा लिखा ठीक हुआ है, है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिद्दीकुर तो फारूक साहब। ये क्या बातें करते हैं? ठीक। ठीक है, नहीं एक बात जुमला और एक जी दो जी। जुमले। अब जी जी। ये है कि वो रिपोर्ट जमा करा दी गई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक अदालत देख लेगी और अदालत देखने के बाद वो खुद ही बता देगी अदालत। ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अदालती मामला है, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत इस पे बड़ी तनकीद कर रही है और हुकूमत ही की ज़ाहिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने उस वक्त और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि रिपोर्ट इस तरह की है कि हमें इनको भेजना पड़ेगा। असद उमर साहब का बयान भी आपने कोट किया, इसमें कोई शक नहीं। नवाबजादा साहब, किस तरह देखते हैं, अपोजिशन को सीरियस नहीं ले रही हुकूमत और वो ये कह रहे हैं कि अभी देख रहे हैं, ख़ासतौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला जो मामला बना उसको बड़ा इशू बनाया जा रहा है। शेख रशीद साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि सदारती निज़ाम नहीं आ रहा, ना इमरजेंसी लगेगी, और 23 मार्च को लोग तो परेड देखेंगे, अपोजिशन को कौन देखेगा और इनको कौन सुनेगा? किस तरह देखते हैं, वाकई कोई आपकी अपोजिशन की कोई प्लानिंग है कि हुकूमत को टफ टाइम दे सकें? वो सीरियस नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं कि हम तो उस वक्त परेड देखेंगे। नहीं देखें, जहाँ तक हुकूमत की बात है, उन्होंने तो इस किस्म की बातें करनी है। उनका आप देख लें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो केपीके में रिजल्ट आया है सारा कुछ, तो वो तो नॉन सीरियस हैं, उनका तो इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और शेख रशीद साहब हमेशा ऐसी बातें करने के आदी हैं। और ये जिस तरह ताश में एक जोकर होता है, तो ये तो बतौर जोकर उन्होंने रखे हुए हैं जो इस किस्म की बातें करते रहते हैं। इस वक्त कौम बहुत सीरियस उसमें है, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, लोगों में सख्त इनके खिलाफ नफरत पाई जा रही है जी। और उसकी एक झलकी आपने केपीके के इलेक्शन में देख ली है। और अब आप देख लें, जब पीपल्स पार्टी ने पूरे मुल्क में ट्रैक्टर ट्राली मार्च किया है, तो किस तरह लोग उसमें किसान बाहर निकला है। तो खाद की शॉर्टेज के ऊपर और बाकी सारा जो इनकी बैड गवर्नेंस है, ये तो इस किस्म की बात है। और जहाँ तक सवाल है सेनेट के अंदर, तो वहाँ पर आप देख लें कि उस दिन रात को, और ये तरीका इनका रहा है कि चाहे कौमी असेंबली हो या सेनेट हो, ये अपने लोगों को बुला लेते हैं और रात को 12, 1, 2 बजे ये जारी करते हैं, एजेंडा जारी करते हैं और सुबह 10 बजे इजलास कॉल कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि जो क्वेटा में बैठा है, जो वजीरिस्तान में बैठा है, फाटा में बैठा है, या बाहर सक्खर हैदराबाद में या कराची में, वो किस तरह पहुंच सकता है जहां उन्हें फ्लाइट भी अवेलेबल ना हो। गिलानी साहब जब इधर आए हुए थे मुल्तान में, सही। तो यहाँ पर नूर रब्बानी खर साहब जो एमएनए रहे हैं, अब उनके 2 बच्चे एमएनए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही नवाज़ साहब आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक जो अवामी तासुर भी, ये दानिस्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दानिस्ता पीपल्स पार्टी पर वो करने की कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी का ये जो ट्रैक्टर ट्राली मार्च था उससे भी ये परेशान थे, और अब पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तो उसके लिए ये इन्होंने एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की। हालांकि देखा जाए तो उसमें पीडीएम के 6 जो सेनेटर थे वो नहीं थे, मगर सिर्फ टारगेट गिलानी साहब को इसीलिए किया गया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन गिलानी साहब चूंकि सर अपोजिशन लीडर थे ज़ाहिर सेनेट में, तो इसलिए उन पे उनकी जिम्मेदारी थोड़ी बाकी की निस्बत ज्यादा होती है, हालांकि वोट ज़ाहिर सबका इक्विवेलेंट है। जी देखें, अगर रात के 12 बजे आप एजेंडा जारी करते हैं और गिलानी साहब वहाँ पे नहीं है, सुबह उन्हें 8 बजे पता चलता है, किस तरह 2 घंटे में वो वहाँ पहुंच बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। फुरकान हसन साहब, किस तरह देखते हैं अपोजिशन को, हो या हुकूमत हो, आम आवाम क्या चाहते हैं? सदारती निज़ाम हो, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ ना आएँ,
اور عمران خان صاحب چائنا جا رہے ہیں، وہ کیا لے کے آئیں گے کیا نہیں، لیکن عام عوام کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. پرائم منسٹر بار بار کہتے تھے کہ بھائی یہ سال صبر کر رہے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال، اب انہوں نے کہا مارچ تک معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن انہی کے جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ ابھی کنٹرول میں نہیں ہیں، قیمتیں بڑھیں گی. دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا 1 سال 2 سال 3 سال، اب یہ 4تھا سال ہے اور اب یہ ایک نئی مفروضے پہ بات کو لے کر آئے ہیں کہ چونکہ پارلیمانی جمہوری نظام میں صحیح اختیارات جو ہے وہ پوری پارلیمنٹ کے پاس ہوتے ہیں اور ہر وقت وزیر اعظم کے سر پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے. دیٹ از دا ریزن عمران خان بھی اور ان کے لانے والے بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ڈیلیوری اس لیے نہیں ہوئی. لانے والے کیوں؟ عوام نے ووٹ دیے، کون ظاہر سی بات ہے عوام کے ووٹوں سے تو امریکہ میں حکومت نہیں بنتی، انڈیا میں نہیں بنتی، تو ہمارے یہاں کیا بنے گی؟ دنیا میں ہر جگہ لانے والے ہوتے ہیں نا. یعنی ایک ریالٹی میں تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو الیکشن مہم کو فنڈ کرتے ہیں، جو اپنے مفادات کے لیے مثال ہے بعد میں شوگر کرائسس کریٹ کرتے ہیں، آٹا کرائسس کریٹ کرتے ہیں. تو جہانگیر ترین تو الیکٹیبلز کا ہوتے حصہ نہیں ہیں، ہے. عام زبان میں الیکٹیبلز ہوتے ہیں. اچھا. جو یہ فون کالز ان کو آتی ہیں کہ بھئی اس دفعہ اس کے ساتھ جڑنا ہے، اس دفعہ اس کے ساتھ جڑنا ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لیتے. اچھا اب عمران خان صاحب اور لانے والے دونوں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یار چونکہ ہر وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹکی ہوئی ہے، ہم اس لیے ڈیلیور نہیں کر پائے. اگر ہمارے پاس پارلیمانی جمہوری نظام کی جگہ صدارتی جمہوری نظام ہوتا تو اس میں ایک ہی دفعہ میں پرائم منسٹر الیکٹ ہو جاتا اور 5 سال کی چھٹی ہو جاتی نا. اس میں کوئی تلوار ہمارے سروں پہ نہیں لٹک رہی ہوتی، جس کو میں سمجھتا ہوں ایک مفروضہ ہے. آج کل آپ صبح دیکھیں تو نیوز پیپرز میں صدارتی اور پارلیمانی نظام کی ایک بحث چل پڑی ہے، جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر صدارتی نظام ہوگا تو ہم ڈیلیور بڑا آسانی سے کر پائیں گے کیونکہ ہمیں منسٹرز کو الیکٹ نہیں کرنا پڑے گا. لیکن لوگ یہی نہیں ہوں گے، کیبنٹ یہی ہوگی سپوز کر لیتے ہیں، لیکن ہاں لیکن بلیک میلنگ نہیں ہوگی. دیٹ از واٹ ہمارے آج کے مقتدر حلقے فیل کرتے ہیں کہ بلیک میلنگ کا عنصر نہیں ہوگا. دیکھیں نا عمران خان صاحب کی پوری گورنمنٹ 7 لوگوں پہ کھڑی ہے، 7 ادھر چلے گئے حکومت گر جائے گی، تو اس کا مطلب بلیک میلنگ کا فیکٹر تو ہر وقت رہے گا نا. متحدہ کہے گی بلیک میل کون کر رہا ہے؟ 7 ادھر ہو بھی تو سکتے تھے. یہ واضح اکثریت کیوں نہیں دی گئی؟ واضح اکثریت اسی لیے نہیں دی گئی کیونکہ نہ دینے والوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا نہیں دیں گے. میں صرف اس بات کو ایک کنکلوڈ کر دوں، اگر آپ کو بریک پہ جانا ہو تو اس کے بعد کر لیتا ہوں. بریک پہ جائیں گے؟ نہیں آپ اچھا میں کوئکلی آپ کو صرف اینڈ کر دوں. دیکھیں صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی جمہوری نظام ہو، دونوں ہیں جمہوری نظام ہی. صدارتی نظام بھی جمہوری نظام ہے. ایک کی امی جان ہے برطانیہ جہاں سے ہم نے یہ لیا، اور ایک کے ابو جان ہے امریکہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں. لیکن میں صرف بلیک میلنگ فیکٹر پہ ایک بات بتا دوں، اگر آپ کو اوباما ہیلتھ کیئر بل یاد ہو، اوباما ریجیم میں جب اوباما صاحب نے ہیلتھ کیئر بل دیا تو کانگریس نے روک دیا. اس نے کہا جی پہلے آپ ہمارے کام کریں اس کے بعد ہم ہیلتھ کیئر بل کو، 40 دن تک امریکی حکومت مفلوج ہو گئی، بند ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے بلیک میلنگ یہاں بھی ہوگی، مفاد پرست ٹولہ پارلیمانی جمہوری نظام میں بھی ہوگا، اور بلیک میلنگ ٹولہ اور یہ ٹولہ صدارتی جمہوری نظام میں بلیک میلنگ کو ہی لے کے آگے بڑھتے ہیں. خلجی صاحب چونکہ کراچی کی جب بات ہوتی ہے 2017 میں آپ سپریم کورٹ گئے اور وہ کیس کی جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب نے وہ کیس بھی نپٹا دیا. کس طرح دیکھتے ہیں سندھ حکومت کی طرف سے کوئی بات چیت ہوئی؟ اسمبلی میں لانے کی باتیں ہو رہی ہیں بل کو، اور اب وہ کہہ رہے ہیں ڈیبیٹ ہوگی اس کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جس طرح سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے اس کے مطابق اب مقامی حکومتیں اور خاص طور پہ میئر جو ہے وہ بااختیار ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو حقیقتاً ایک فیصلہ جو پاکستان کی عوام کے لیے، خواص کے لیے نہیں عوام کے لیے بہت اہم تھا. میں سمجھتا ہوں 18th امینڈمنٹ کے بعد بالخصوص جو ڈیولیشن آف پاور کی ہم بات کرتے ہیں جس کے اوپر عموماً بات ہوتی رہی، اس حساب سے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کا جو ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں، پیپلز پارٹی جو سویلین ڈکٹیٹرشپ کی وہ بولتی جماعت ہے، ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹیرین ہو، خواتین ہو، ان کے ساتھ جس طرح ڈیل کیا گیا، سی ایم ہاؤس کے مظاہرے کو جس انداز سے پولیس نے ڈیل کیا، تو وہ مائنڈ سیٹ کو بتاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی مخالفت کی بات سننا نہیں چاہتی. پچھلے سال کے بجٹ کے اندر سی ایم صاحب تقریر نہیں کر پائے. پچھلے سال اس کو چھوڑیں گے جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ، ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے اندر 2 گھنٹے پہلے نوٹس آتا ہے، تو سندھ اسمبلی پارٹی ہولڈ کر رہی ہے، یہاں ان کی حکومت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں سندھ حکومت بھی بل پاس کرانے کے لیے وہی میتھڈ استعمال کرتی ہے جو بقول ان کے اس میں پی ٹی آئی کر رہی ہے سینٹ میں. انہوں نے بھی سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی جو امینڈمنٹ تھی وہ انتہائی اجلت سے 3 بجے تک ٹیبل نہیں کی گئی تھی. لے کے آ رہا ہے پاس سنے بنا. ایک بات سندھ حکومت کی ہم کہتے ہیں کہ
ये भी एक उनके पास एजाज है कि अपोजिशन की जो तीन बड़ी जमातें हैं, जिनमें पीटीआई, एमसीएम और जीडीए शामिल है, इन तीनों जमात का कोई एक नुमाइंदा भी किसी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं है। ठीक, क्योंकि वो आपको सीएम आपको अकलियत का ताना दे चुके हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो कैसे मेंबर। बात ये वो माइंड सेट है जिसकी बिना के ऊपर आज पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत में खतरे की बात होती है। देखिए, निजाम कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, बात होती है इंसाफ की, ठीक है, बात होती है असूलों की, बात होती है आइन की, बात होती है कानून की। तो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जब कोई भी जमात हुकूमत में बैठी होती है तो उससे सोचने का अंदाज कुछ और होता है। ठीक है खिलजी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के से वापस आएंगे तो हम नवाबजादा साहब से भी पूछेंगे कि वो रवैया जो वफाक रखती है कौमी असम्बली में, वही सिंध असम्बली में क्यों रिपीट होता है। यानी एक तरफ पाकिस्तान पार्टी प्रोटेस्ट करती है इस रवैये के खिलाफ, दूसरी तरफ वही रवैया जो है वो सिंध में पाकिस्तान पार्टी की तरफ से अपनाया जाता है, जो कि खिलजी साहब जिस तरफ इशारा भी कर रहे थे। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वर्ष ब्रेक।